वेलकम बैक। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब जो जो स्कूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उनको देख लेते हैं। कौन से स्कूल्स हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की या संरचनावाद की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की। उसके बाद हमें जानना होगा साइको एनालिसिस के बारे में या मनोविश्लेषण के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्टवाद के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान के बारे में। देन होमिक साइकोलॉजी या होमिक या वृत्ति मनोविज्ञान के बारे में। आफ्टर दैट ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी या पारस्परिक मनोविज्ञान। देन एक्सपीरियंशियलिज्म या अनुभूतिवाद। उसके बाद कोग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। और सबसे एंड में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद या निर्माणवाद की। ओके, तो ये सारे वाद हैं, ये सारे एक अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जो हमारे एजुकेशन में किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, किसका क्या फंक्शन है उसमें, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे धीरे धीरे करके। हल्का हल्का जानना है। कुछ एक ही स्कूल्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना है, अदरवाइज इनके प्रोपाउंडर कौन है, कौन इनको मानने वाले हैं, किसने दिया, ठीक है, क्या इसका एक बेसिक जो है वो मैक्सिमम के बारे में हम वैसे ही समझेंगे, लेकिन कुछ एक को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज्म की तो ये है हमारे विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुंट, है ना। विल्हेल्म वुंट है 1832 टू 1920। इनका जो जीवन कार्यकाल है वो ये है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। विल्हेल्म वुंट, ए जर्मन प्रोफेसर, ओपन्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिग इन 1879। यस, इस स्लाइड में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट शब्द है, अगर आपसे कहा जाए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी किसने बनाई, आपका आंसर होगा विल्हेल्म वुंट। विल्हेल्म वुंट ने मनोविज्ञान के व्यवस्थित अध्ययन के लिए विश्व की प्रथम प्रयोगशाला बनाई। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग। कहां बनाई? लिप्जिग में बनाई। ठीक है, लिप्जिग कहां है? जर्मनी में है। जर्मनी का एक शहर है लिप्जिग। ठीक है, वहां बनाई। कब बनाई? 1879 में बनाई। ये सारे प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसका एक एक शब्द याद होना चाहिए। ठीक है, विद द सोल पर्पज ऑफ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड। और पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? कि हमें माइंड की एक सिस्टमैटिक स्टडी करनी है। विल्हेल्म वुंट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देखिए, इस चीज को अभी समझना है। यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, आपका आंसर कौन है? विल्हेल्म वुंट है। अगेन आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, आपका आंसर विल्हेल्म वुंट है। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, संरचनावाद के जनक कौन है, अगेन आपका आंसर कौन है? विल्हेल्म वुंट है। और इवन आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तब भी आपका आंसर विल्हेल्म वुंट है। क्यों है? अब इस बात को समझते हैं। देखिए, विल्हेल्म वुंट से पहले, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था, कि सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया? स्टडी ऑफ सोल, आफ्टर दैट स्टडी ऑफ माइंड एंड आफ्टर दैट स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारे विल्हेल्म वुंट है, इन्होंने ही इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। और क्यों कहा, कब कहा? जब इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही एक लैब बनाई, ठीक है, जहां पर इन्होंने क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। हमारे बिहेवियर के ऊपर या व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। कहां पर किए? लैब में किए। दैट्स वाई इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहेंगे।
यहां तक बात ठीक है। आफ्टर दैट मॉडर्न साइकोलॉजी क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इनसे पहले, विल्हेल्म वुंट से पहले किसी ने भी इसके ऊपर प्रयोग नहीं किए थे, तो इन्होंने साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को एक अलग ही स्वरूप दिया। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने एक अलग ही स्वरूप दिया, दैट्स वाई इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा गया। क्योंकि इनसे पहले जो पढ़ी जा रही थी वो एक फिलोसफी के पार्ट में ही पढ़ी जा रही थी कि भाई फिलोसफी की एक ब्रांच है और वही साइकोलॉजी है, लेकिन इन्होंने इसको एक साइंटिफिक लुक दिया, एक मॉडर्न लुक दिया। दैट्स वाई फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। और यही कारण है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहां से होती है। अब वो फिलोसफी वाली नहीं है, अब वो साइकोलॉजी वाली साइकोलॉजी है, जहां पर हम चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, उनके ऊपर हम एक साइंटिफिक आउटलुक से देख सकते हैं। कुछ ऐसा कहा गया। इनकी जो फेमस बुक है, यस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखना है आपको, विल्हेल्म वुंट की जो बड़ी फेमस बुक है उसका नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एक एक शब्द याद होना चाहिए। चलिए समझते हैं कुछ और विल्हेल्म वुंट के बारे में। संरचनावाद में और क्या क्या कहा इन्होंने विल्हेल्म वुंट में? यस, देखिए अब इनको क्या करना था, साइकोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन लेकर आना था, है ना, उसको एक नया ही स्वरूप दिया, मॉडर्न लुक दिया। उसके लिए इन्होंने क्या किया? फॉर दिस ही फोकस्ड ऑन कॉन्शियस माइंड। याद कीजिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? इन्होंने कहा था इट इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम किया। ओके, एक्सपेरिमेंट्स ऑन कॉन्शियस माइंड एज ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस माइंड। क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर, कॉन्शियस माइंड के स्ट्रक्चर की बात की, दैट्स वाई इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कुछ ऐसी बात किसने की? विल्हेल्म वुंट ने की। वुंट एंड हिज स्टूडेंट्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने, भाई देखिए ये क्या थे? जर्मन प्रोफेसर थे। कौन? विल्हेल्म वुंट। ठीक है, अब ये प्रोफेसर थे, इन्होंने एक लैब स्थापित की और अपने स्टूडेंट्स से कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम इस लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहां तक बात ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसके जो रिजल्ट आएंगे हम उसको दुनिया के सामने बताएंगे कि भाई असल में साइकोलॉजी क्या है। जो आप सोच रहे हैं कि भाई इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, ये फिलोसफी के जैसा है, नहीं, वो नहीं है। साइकोलॉजी अपने आप में एक अलग चीज है। ठीक है, अब उस लैब में इन्होंने क्या किया? अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन थॉट्स। किस पर एक्सपेरिमेंट्स किए? थॉट्स पर, विचारों पर, फीलिंग्स पर, भावनाओं पर, एंड सेंसेशन। ठीक है जी, अपने विचारों पर, भावनाओं पर और सेंसेशन पर इन्होंने क्या किए? प्रयोग किए। ठीक है, संवेदनाओं पर प्रयोग किए। ओके, बाय यूजिंग द आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके लिए, वो जानने के लिए इन्होंने जो तरीके का प्रयोग किया, जो मेथड का प्रयोग किया, वो क्या था? इंट्रोस्पेक्शन। यस, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? अंतःदार्शनिक या आत्मनिरीक्षण विधि की प्रक्रिया के द्वारा प्रयोग किया। इट इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। यस, अगेन ये एग्जाम में आई हुई लाइन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। आपका आंसर क्या था? इंट्रोस्पेक्शन। अब देखिए सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर चलेंगे इंट्रोस्पेक्शन कैसे मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्या होता है? सब मान लो हम कहें कि भाई सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है? जो सब्जेक्ट है, मतलब जो लिखने वाला है, उसके पास स्वतंत्रता होती है अपने विचार रखने की। जो सब्जेक्टिव होते हैं उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ओपन एंडेड मतलब कि आपके पास अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो हर इंडिविजुअल के अपने अपने अलग अलग विचार होंगे, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट को जो अगर स्वतंत्रता है अपने बारे में बताने की, तो उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और वहीं ऑब्जेक्टिव हम किसको कहेंगे, जब सब्जेक्ट को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे कि भाई हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप अपने विचार नहीं रख सकते हैं, जो है वही है, उनको क्या कहेंगे, वस्तुनिष्ठ कहेंगे। मतलब सब्जेक्टिव मेथड का मतलब क्या है, जहां पर व्यक्ति अपने विचार रख सके वो सब्जेक्टिव होता है। बात नंबर एक। अब बात आती है इंट्रोस्पेक्शन क्या है। इंट्रोस्पेक्शन में क्या था, अंतःदर्शन, है ना, या आत्मनिरीक्षण। क्या था कि भाई सपोज हम किसी सिचुएशन में डाल दें किसी पर्सन को। ठीक है, जो विल्हेल्म वुंट है उनके साथ उनके स्टूडेंट्स थे। मान लो आपने किसी व्यक्ति को एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो दिखाई कोई भी, ठीक है, अपने मोबाइल में, और वो डिस्टर्बिंग वीडियो दिखाने के बाद में अगर आप उनसे पूछें कि भाई अब आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, और फिर वो कहे कि मुझे ऐसा लग रहा है, अब ऐसा मन कर रहा है, मतलब आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, वो खुद से ही अपने आप को देखकर अंतर्दर्शन कर कर आपको बता रहे हैं। और बता रहे हैं इसका मतलब वो स्वतंत्र हैं बताने के लिए, इसका मतलब सब्जेक्टिव है। और क्योंकि इससे ज्यादा सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, आप कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आपको ये नहीं ये लगना चाहिए, आपको कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, टोटली वो उस सब्जेक्ट के ऊपर ही है, उनको कैसा लग रहा है क्या लग रहा है। दैट्स वाई इट इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। इनसे ज्यादा सब्जेक्टिव मेथड कुछ हो ही नहीं सकता। आप उसमें ना नुकुर नुक्ताचीनी कर ही नहीं सकते, भाई मुझे लग रहा है और ऐसा लग रहा है, दैट्स इट, है ना, वो उनके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको ये नहीं, आपको ये लगना चाहिए था, नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि भाई आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई आपको कपिल शर्मा का शो आपने कुछ दिखाया और आपने पूछा कि भाई अब आपको कैसा लग रहा है ना, जब किसी का रोने का मन हो रहा है तब आपको कैसा लग रहा है ना, वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। गुस्सा आता है तब क्या भावनाएं, देखिए हमने बात की ना कि भाई उनके विचारों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, उनकी संवेदनाओं के बारे में, सेंसेशंस के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो ये एक इन्होंने टेक्निक अपनाई थी इंट्रोस्पेक्शन की, जहां पर इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में प्रयोग किए। ठीक है, और प्रयोग किए, दैट्स वाई इसको हमने एक साइंटिफिक लुक दिया, किसको, साइकोलॉजी को। आफ्टर दैट स्ट्रक्चरलिज्म हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है, जो संरचनावाद है, इसी ने दर्शन शास्त्र तथा तत्व मीमांसा से अलग करके मनोविज्ञान को स्थापित किया। अदरवाइज मनोविज्ञान जो है इससे पहले तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स या फिर साइकोलॉजी के एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था, अलग से एक डिसिप्लिन नहीं था। ओके, ये जो लाइन है अगेन मैं कहूंगा कि एग्जाम में आई हुई लाइन है, आपको समझना है कि भाई ये कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, विल्हेल्म वुंट को जाता है। एंड दैट्स वाई विल्हेल्म वुंट को भी क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ओके, एरिस्टोटल के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी, क्यों कहा गया, और अब हम बात कर रहे हैं विल्हेल्म वुंट की कि इनको क्यों कहा गया। चलिए भाई मिलते हैं एक और पिताजी से, इनके पिताजी, साइकोलॉजी के पिताजी। ठीक है, और ये कौन है भैया, ये हैं हमारे विलियम जेम्स। ठीक है, अब देखिए भाई जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो विल्हेल्म वुंट है, जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, वो क्या है, एक जर्मन है ना। अब उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी काम किया। अब तक सभी क्या थे, साइकोलॉजी की ब्रांच के रूप में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक अलग चीज़ है ना, हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। तो वहीं पर जो हमारे अमेरिकन है विलियम जेम्स है, उन्होंने भी भाई पार्टिसिपेट किया। वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो स्ट्रक्चरलिज्म है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बकवास सी बात है। क्या होता है स्ट्रक्चरलिज्म, अगर आपने किसी कॉन्शियस माइंड की संरचना के बारे में बता भी दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। ठीक है, किसी चीज की संरचना के बारे में जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके फंक्शन के बारे में जानना।
उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानना, उसके महत्व के बारे में जानना कि भाई वो क्या फंक्शन करेगा, कैसे फंक्शन करता है, वो जानना अधिक आवश्यक है इन कंपैरिजन टू केवल संरचना के बारे में जानना। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि भाई मान के चलिए कि आपके घर पे मर्सिडीज की या फरारी का एक केवल बाहर की बॉडी खड़ी है, लेकिन वो चलती नहीं है, ठीक है, उसकी संरचना तो बहुत बढ़िया है लेकिन वो चल नहीं पाती है, तो क्या आप उसे गाड़ी कहेंगे? एग्जैक्टली नहीं कहेंगे। उससे अच्छी गाड़ी वो एक नैनो होगी जो एटलीस्ट चलती है, वो चलाकर आप कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का कार्य चलना है ना कि उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो कहा विलियम जेम्स ने कि भाई केवल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है, फंक्शन मैटर करता है। देख लेते हैं क्या कहते हैं ये विलियम जेम्स, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। इनको क्या कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, या कई बार मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है अभी देख लेते हैं। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द फंक्शनल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनियन थ्योरी। यस, इस बात को भी समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? डार्विन की थ्योरी से। डार्विन कौन? जिन्होंने कहा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कहा, जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में कहा। और अभी देखिए हम बात कर रहे थे फंक्शन की। ठीक है, अगर आपने डार्विन को पढ़ा है तो आप जानेंगे कि भाई होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि यह मैटर नहीं करता है कि मक्खी ने अपने पंख अपनी स्किन से बनाए हैं और एक बाज ने अपने पंख अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि पंख जो होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यह मैटर नहीं करता है कि जो घोड़ा है वो 4 पैरों पर दौड़ता है और आदमी जो है वो 2 हाथों का प्रयोग करता है खाने के लिए। ठीक है, असल बात यह है कि फंक्शन क्या है। ठीक है ना, आप इनको पैर नहीं कहेंगे, आप इनको हाथ ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन हाथ का है, जबकि घोड़े के आप पैर कहेंगे कि 4 पैर होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनका काम पैरों का है, केवल चलने का है। आप समझ पा रहे हैं? फंक्शन मैटर करता है, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है। और ऐसी ही कुछ बात कही थी डार्विन ने भी जब इवोल्यूशन की बात की कि भाई जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनका जो फंक्शन है वो चेंज होता चला गया। ठीक है, शुरुआत में भाई हमारे भी कभी पूर्वज जो होंगे, हमारे मतलब हम सभी के, ठीक है, वो 4 पैरों पर चलने वाले होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमने सीधे खड़े होना सीखा। ठीक है, और आज हम इनका प्रयोग बहुत अच्छे से हाथों के रूप में कर पाते हैं। ओके, फंक्शन मैटर करता है, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है। ही अडोप्टेड ए बायोलॉजिकल अप्रोच अगेन। ठीक है, बायोलॉजिकल अप्रोच की टू स्टडी द माइंड, माइंड को स्टडी करने के लिए। ही क्रिटिसाइज्ड वुंट, उन्होंने वुंट को क्रिटिसाइज किया बाय सेइंग दैट नोइंग द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर को जान लेना ऑफ द माइंड इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना फंक्शन को समझना है। ठीक है, फंक्शन को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि स्ट्रक्चर को। ही सेड, यस ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ही सेड दैट हैबिट्स, जो हैबिट्स होती हैं आर नथिंग बट फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। भाई हमारी कोई भी हैबिट है वो क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। ठीक है, हम कोई भी काम बार बार करते हैं तो वो क्या है कि हमारा नर्वस सिस्टम इस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, तभी हम वो काम करते हैं। व्हेन वी रिपीट एन एक्टिविटी ए नंबर ऑफ टाइम्स, जब हम कोई काम बार बार करते हैं, और नर्वस सिस्टम इज ऑल्टर्ड सो दैट द नेक्स्ट टाइम वी इंगेज इन इट वी डू सो ऑटोमेटिकली। जब हम कोई काम बार बार करते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उसे भविष्य में दोहराने पर चेतन मन की अधिक हस्तक्षेप के बिना भी हम उसे स्वतः ही करने लगते हैं, विदाउट मच कॉन्शियस थॉट। ठीक है, तो कुछ इन्होंने ऐसा कहा कि हैबिट्स कुछ भी नहीं है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, जब हम कोई बार बार कार्य करते हैं तो हम उसको अनकॉन्शियसली करने लग जाते हैं, कॉन्शियस थॉट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गाड़ी चलाना होता है, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम उसको अनकॉन्शियसली ही चलाते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कहा कि इन्होंने, विलियम जेम्स ने कहा। कुल मिलाकर इन्होंने खंडन किया किसकी बात का? विल्हेल्म वुंट की बात का खंडन किया। दैट्स वाई
कई बार कहा जाता है इनको भी फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी आए। देखिए अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक कर चलेंगे, समझ कर चलेंगे, तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन फादर है कौन नहीं है। देखिए इनको हम बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए भाई हमने 3 फादर्स की बात की। सबसे पहले हमने बात की एरिस्टोटल की कि भाई एरिस्टोटल है कौन, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद में हमने बात की विल्हेल्म वुंट की बात की कि विल्हेल्म वुंट भी कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद में हमारे एक और भाई साइकोलॉजी के पापा आ गए, उनका नाम क्या था, विलियम जेम्स। ठीक है, अब इस चीज को समझना है कि भाई हम किसको फादर कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। अगर एग्जाम में 1 आता है तो किसको कहेंगे, 2 आते हैं तो किसको कहेंगे, 3 आते हैं तो किसको कहेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात, एरिस्टोटल को कब कहेंगे, एरिस्टोटल को फादर क्यों कहा गया है, क्योंकि एरिस्टोटल से पहले साइकोलॉजी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, केवल फिलोसफी थी। ठीक है, केवल फिलोसफी ही थी, दैट्स वाई हमने एरिस्टोटल को भी क्या कहा, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा। क्यों, क्योंकि इनसे पहले साइकोलॉजी थी ही नहीं। ठीक है, इसलिए कहा गया। विल्हेल्म वुंट को क्यों कहा गया, क्योंकि इनसे पहले जो साइकोलॉजी का मॉडर्न स्वरूप है वो नहीं था। ठीक है, जो साइकोलॉजी का अभी जो मॉडर्न जो एक स्वरूप है वो विल्हेल्म वुंट से पहले नहीं था, दैट्स वाई हमने विल्हेल्म वुंट को भी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा। एंड द थर्ड वन इज विलियम जेम्स, क्योंकि इन्होंने विल्हेल्म वुंट की बात का खंडन किया कि भाई चलो इन्होंने कुछ इसको चेंज तो किया है लेकिन असल चेंज मैं कर रहा हूं, दैट्स वाई, क्योंकि इन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की और जो कि ज्यादा ऑथेंटिक थी, ज्यादा एक्सेप्टेड थी, दैट्स वाई कई बार इनको भी कहा जाता है। यहां तक बात ठीक है, आगे मैं चलता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हु इज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, या हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या हु इज फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, तीनों ही कंडीशंस में आपका आंसर क्या होगा, विल्हेल्म वुंट। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अगर ये तीनों भी एग्जाम में आ रखे हैं तब भी आपका आंसर क्या होगा, विलियम जेम्स। ठीक है, परंतु परंतु अगर पूछा जाए हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, थोड़ा समझ लेते हैं। मैं कहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी तो अकेले अकेले अगर एरिस्टोटल आए हैं तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, मनोविज्ञान के जनक हैं। अगर अकेले आए हैं, इन दोनों में से कोई नहीं आया है तो, अगर अकेले विल्हेल्म वुंट आए हैं तो ये भी फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, और अगर अकेले विलियम जेम्स आए हैं तो ये भी फादर ऑफ साइकोलॉजी है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब अगर मैं कहूं कि एरिस्टोटल और विलियम जेम्स दोनों आए हैं, विल्हेल्म वुंट नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, विलियम जेम्स होगा। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट होता है, जो बाद में होता है, जो एक मॉडर्न आउटलुक वाला व्यक्ति है, उसको हम ज्यादा महत्व देंगे इन कंपैरिजन टू द ओल्ड वन। ओके, उसके बाद अगर ये तीनों ही आ जाए, एरिस्टोटल भी आ गया, विल्हेल्म वुंट भी आ गया और विलियम जेम्स भी आ गया, तब आपका आंसर क्या होगा, विल्हेल्म वुंट। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा विल्हेल्म वुंट। क्यों आएगा? क्योंकि जो साइकोलॉजी को जो असल स्वरूप दिया, जो मॉडर्न रूप दिया, जिसे हम आज मनोविज्ञान मानते हैं, उसका जो रूप दिया वो विल्हेल्म वुंट ने दिया है। तो जो मोस्ट क्रेडिट, सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है विल्हेल्म वुंट को। तो होपफुली आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अगर अकेले आते हैं तो एरिस्टोटल भी फादर हैं, विल्हेल्म वुंट भी फादर हैं और विलियम जेम्स भी फादर हैं। परंतु यदि तीनों ही आ जाएं आपके एग्जाम में तो आप विल्हेल्म वुंट को सबसे ज्यादा वेटेज देंगे। ओके, चलिए अब इस बात से थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, समझते हैं आगे स्लाइड्स में क्या है। यस, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म टू एजुकेशन,
कि जो फंक्शनलिज्म है, जो प्रकार्यवाद है, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। ठीक है जी, शिक्षा में उसका क्या क्या सहयोग है देख लेते हैं। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज सपोर्टेड बाय, किस किसने इसको सपोर्ट किया? यस, जी.एस. होल। ठीक है, जी.एस. होल। जी स्टैनले होल कौन है भाई? ये वही है जिन्होंने कहा था एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, ये वही जी.एस. होल है। ठीक है, और आपको फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, जो जी स्टैनले होल हैं वो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं किनके? विलियम जेम्स के। ओके, आफ्टर दैट जॉन डीवी, स्टैनले हॉल के स्टूडेंट है जॉन डीवी, ये भी मानते हैं। उसके बाद जेम्स रोलैंड एंजल, जे.एम. कैटल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, ये सभी क्या है? ये फंक्शनलिज्म के सपोर्टर हैं। कहते हैं कि हाँ भाई फंक्शनलिज्म सही है, मतलब जितने अमेरिकन हैं वो सारे मानते हैं। आगे चलते हैं। फंक्शनलिज्म इज रिगार्डेड एज ए मोर साइंटिफिक एंड मोर प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी देन स्ट्रक्चरलिज्म। जो फंक्शनलिज्म है उसको भाई ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा प्रायोगिक माना जाता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद से बहुत ज्यादा बेटर माना जाता है क्योंकि वो केवल संरचना के बारे में बता रहा है, फंक्शन की बात नहीं कर रहा है। एग्रीड यहां तक। आगे चलते हैं। इट लेड एम्फेसिस ऑन फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द करिकुलम। यस, अगर एजुकेशन की बात करें तो ये कहता है कि भाई जो करिकुलम में जो भी कंटेंट होना चाहिए उसकी फंक्शनल होना चाहिए, वो किसी काम का होना चाहिए, व्यर्थ का ना हो। भाई हम फालतू की बातें ना पढ़ाएं, चांद तारों की बातें ना पढ़ाएं, वही चीज पढ़ाएं जो बच्चे के जीवन में काम करेंगे। फंक्शनलिज्म तो यही कह रहा है ना, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। आप एक ऐसा करिकुलम बना दें जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, गजब, लेकिन बच्चे की लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो वो कोई अच्छा करिकुलम नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा करिकुलम कौन सा माना जाएगा? जो फंक्शनल होगा लाइफ में बच्चे की। By advocating that only those things should be taught to the children which they could apply in everyday life। भाई वही चीजें पढ़ाएं जिनको वो अप्लाई कर सके अपने दैनिक जीवन में। In other words, the emphasis of education and teaching methods should not be on the subject matter। जो emphasis है वो subject matter पर नहीं होना चाहिए, but on the needs of the students। ठीक है, जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, ना कि कंटेंट के हिसाब से। आपको ये नहीं करना है कि भाई हमें बच्चे को सारी चीजें ही पढ़ानी आवश्यक है, नहीं, आप केवल वही चीज पढ़ाएंगे जो उसके यूज की है। और ये चीज कौन कहेगा? ये कहेगा फंक्शनलिज्म। ओके, आफ्टर दैट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि भाई लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी विलहेल्म वुंट ने, कहां पर? लिप्जिग में। ऐसे ही जो हमारे विलियम जेम्स हैं उन्होंने जो अपनी लेबोरेटरी स्थापित की थी वो कहां पे की थी? मैसाचुसेट्स में, है ना, मैसाचुसेट्स में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी स्थापित की थी। किसने? विलियम जेम्स ने। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, आपने लिप्जिग के बारे में बहुत बार सुना होगा, आज मैसाचुसेट्स के बारे में भी सुन लीजिए कि इन्होंने अपनी जो लेबोरेटरी थी कहां पे स्थापित की? मैसाचुसेट्स में। ओके, याद रखना है आपको। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की और कुछ और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।